हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी कि फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। आपको बता दें कि जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर है, ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें आपको 15 जो है कि बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं यानी कि 60 टाइप्स क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और जो है कि 10 क्वेश्चन जो होता है वो लघु उत्तरीय होता है। ठीक है, जो कम से कम 50 से 100 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो आज हम महत्वपूर्ण जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन, ये कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, ताकि आप बैक से बचे रहें, बैक वैक आपका ना लगे और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लें। ठीक है, वैसे भी जानते हैं कि जो डीएलएड का सेशन है बहुत देरी से ये करा रहे हैं। ठीक है, 2 साल की जो डिग्री है, 2 साल का जो डिप्लोमा वो 4 साल या 3 साल में मिल रहा है, इसलिए अपना समय थोड़ा भी बर्बाद मत करिए। आपके पास पर्याप्त समय है और आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके। जानते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प ये दिया है कांट हैं कि प्लूटो हैं कि रूसो हैं कि अरस्तु हैं। ठीक है, तो एमिल पुस्तक के लेखक अथवा राइटर हैं वो हमारे कौन है, रूसो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है, कौन से जो है कि शिक्षा शास्त्री जिसे हम बोलते हैं एजुकेनिस्ट। प्लेटो नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है कि महात्मा गांधी नहीं है कि मारिया मांटेसरी नहीं है। ठीक है, तो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री जो है मारिया मांटेसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है कि शिक्षा विकास एवं विकास करना, अभिवृद्धि करना ही जीवन, यह कथन किसका है। स्टेटमेंट ये देखिए शिक्षा विकास है, एजुकेशन को डेवलपमेंट कह रहा है और विकास करना, अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये स्टेटमेंट किसका है, जॉन डीवी का है कि प्लेटो का है कि कांट का है कि अरस्तु का है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट किसका है, जॉन डीवी का है। हमारा विकल्प असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। प्रवज्जा एक प्रकार का संस्कार होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कहाँ किस पद्धति में होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गुरुकुल पद्धति में होता है कि बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है कि मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के जो प्रवज्जा संस्कार होता है वो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वैधकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। अपराध विद्या के अंतर्गत क्या चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, इतिहास नहीं पढ़ाया जाता कि भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता कि नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता कि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। जो नीति शास्त्र होता है ये नहीं पढ़ाया जाता है किस शिक्षा के अंतर्गत, अपराध विद्या के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि वर्धा में लिखित भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये 2023 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2022-23 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1937 में, 1986 में, 1938 में, 1940 में। ठीक है, तो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1937 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए देगा मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुगल काल में हायर एजुकेशन के कौन कौन से सेंटर थे ये पूछ रहा है। पहला विकल्प दिया है मकतब, मदरसे, दरगाहें, ठीक है, खानगाहें। ठीक, तो जो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे वो थे मकतब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया बाल देवो भव या शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। बाल देवो भव का मतलब जो बालक होते हैं वो देवों के समान होते हैं, ये किसकी शैक्षिक विचारधारा है। तो प्रोबेल की है कि रूसो की है कि गीजूभाई बधेका की है कि जॉन डीवी की है। तो ये जो बाल देवो भव किसने कहा है, तो गीजूभाई बधेका ने कहा है। ठीक है, गीजूभाई बधेका ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 8 जून को कि 17 फरवरी को कि 11 फरवरी को। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया है युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को और बौद्ध दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो युग धर्म किसे कहा जाता है,
वो कहा जाता है वर्तमान परिवर्तनमान मूल्य को और शाश्वत मूल्य दोनों को जो है कि युग धर्म कहा जाता है। इसलिए विकल्प अ और ब दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न किसने लिखा है? गिजुभाई बधेका ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि गिजुभाई बधेका ने? तो इसको गिजुभाई बधेका ने लिखा है। ठीक है, कौन सा पुस्तक? दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न पुस्तक किसने लिखा है? गिजुभाई बधेका ने। क्वेश्चन नंबर 12 देख दिया गया, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा असही दिया है। विकल्प अ हिंदी दिया था, उर्दू दिया था, ब स अंग्रेजी दिया था और फारसी दिया था। तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो हिंदी को। और जो अंग्रेजी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्यालयीय भाषा जो होती है वो हमारी क्या है? अंग्रेजी है, और इसे हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, देखिए दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? पत्राचार शिक्षा को, कि दूरस्थ शिक्षा को, और बहुत दोनों को, कि उपयुक्त सभी? ठीक है, तो जो दूरवर्ती शिक्षा होती है वो पत्राचार शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा दोनों को, और बहुत दोनों को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है कि एडम्स ने कहा है कि फ्रोबेल ने कहा है कि सुकरात ने कहा है? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ये कहा है एडम्स ने। जबकि अगर एक क्वेश्चन यहाँ पूछता कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है तो वो चला जाता है जॉन डीवी को। ठीक है, सबसे पहले एडम्स ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो द्विमुखी होती है। द्विमुखी का मतलब इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। लेकिन जब जॉन डीवी ने कहा कि बिना पाठ्यक्रम की शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती है, मतलब एक हमारे पास कंटेंट होना चाहिए तभी शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने तीसरा जो है कि डायमेंशन, तीसरा जो आयाम दिया था वो दिया था कंटेंट को, पाठ्यक्रम को। इसलिए जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया और एडम्स के अनुसार जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो द्विमुखी प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की शासन व्यवस्था किसने कहा था? किस जो है कि महान व्यक्तित्व ने यह बात कही थी कि लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है। ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है कि सीले ने कहा है कि बायड मीड ने कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा है? तो यह बात अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो है क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, कि उद्देश्य विधि में, कि पाठ्यक्रम में, कि बालक में? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है कि उद्देश्य विधि में। किस विधि में? उद्देश्य विधि में। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? रूसो, बर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड, एडम्स, जीयर्स, कांट, प्लेटो, फोरवेल, कांट, जेम्स। ठीक है, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले। आदर्शवाद के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो हैं प्लूटो हैं, सुकरात हैं, कांट हैं, हीगल हैं और बर्कले हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? 10 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है कि भारत की पहली सवाक फिल्म, ठीक है, कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है, कि आलामारा है, कि पुंडलीक है, कि कर्ज है? ठीक, भारत की पहली सवाक का मतलब बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलामारा। ठीक है, आलामारा फिल्म जो है वो सवाक फिल्म अथवा बोलती हुई फिल्म है। इसलिए विकल्प ब हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया कि बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य, ठीक है, स्थापित करने की शक्ति देती है अथवा होती है? एडिसन का है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि स्वामी विवेकानंद का, कि महात्मा गांधी का? तो स्वामी विवेकानंद ने यह स्टेटमेंट दिया था, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं पूछता और हम हाँ वाले जो है कि जवाब अथवा विकल्प चुन करके आ जाते हैं, वो क्वेश्चन हमारा जो है कि गलत हो जाता है। और देखिए दिया है कि इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। बात तो सही है, जब डिस्टेंस एजुकेशन होता है तो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहीं पे रह करके एजुकेशन जो है कि सीखता है, खुद से सीखता है, संचार माध्यमों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, बात ठीक है। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, यानी कि आपको क्लास नहीं करना होता है, आप घर पे बैठ के या फिर किसी दूसरे माध्यम से एजुकेशन ग्रहण करते हैं। ठीक है,
द दिया है कि इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये जो है कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता है और स्थान का भी कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमारा विकल्प द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें समय और स्थान का कोई जो है कि बड़ा महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जाए कि गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धति, ठीक है, पर बल दिया था। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने जो है कि एजुकेशन मेथड अथवा सिस्टम पर बल दिया था, 3, 5, 4 कि 2। ठीक है, तो 4 शिक्षा पद्धति पर उन्होंने ध्यान दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक, 23 देखिए दिया है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है। प्राथमिक शाला मतलब प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गिजुभाई बधेका ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये लिखा है हमारा गिजुभाई बधेका ने, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया है कि शिक्षा में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन के समावेशन का भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फ्रोबेल ने, कि राधाकृष्णन ने, कि गिजुभाई बधेका ने। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ठीक है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, उन्होंने जो है कि ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेशन कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया था, तो राधाकृष्णन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जाए कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्य संस्कार के बिस्मिल्लाह संस्कार। देखिए, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, विकल्प हमारा असही हो जाएगा। जब वैदिक काल में जब शिक्षा ग्रहण करने से पहले एक संस्कार होता था जिसका नाम था उपनयन संस्कार। ठीक है, और उपसंपदा संस्कार जो होता है यह बौद्ध धर्म यानी कि बौद्धकालीन जो है कि बौद्ध शिक्षा में उपसंपदा संस्कार का प्रावधान है। और यहाँ प्रवज्या संस्कार का भी प्रावधान जो है कि किसमें है, बौद्ध शिक्षा में। बिस्मिल्लाह संस्कार का मतलब होता है इस्लाम में एजुकेशन शुरू होने से पहले बच्चे को जो है कि 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पे ये जो बिस्मिल्लाह संस्कार कराए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दिया है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में तथा राष्ट्रकुलों में। तो प्राचीन काल में जो उच्च एजुकेशन था मतलब हायर एजुकेशन था वो राष्ट्रकुलों में प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। ठीक है, तो वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को जो है कि प्रकाशित हुआ था। 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ, रिकमेंडेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी, किससे संबंधित थी। उच्च शिक्षा से, कि माध्यमिक शिक्षा से, कि प्राथमिक शिक्षा से, कि टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा से। ठीक है, तो जो राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ यानी रिकमेंडेशन जो थी वो हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित थी, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर अदिया, डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के DS कोठारी। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि स्वामी राधाकृष्णन को जो है कि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है। ठीक है, स्टेटमेंट किसने दिया था कि परिवार जो होता है एजुकेशन का सबसे पहला जो है कि प्लेस होता है, सबसे पहला स्थान होता है, और बालक प्रथम विद्यालय है। ये कथन किसका है, रूसो का है, कि पेस्टोलॉजी का है, कि डीवी का है, कि नन का है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी ने यह स्टेटमेंट दिया था, इसलिए विकल्प हमारा बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए थे, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, किसने कहा है। फ्रोबेल ने, कि एडिसन ने, कि डीवी ने, कि रूसो ने, कि एडिसन ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। औपचारिक, अनौपचारिक, की निरौपचारिक, की उपयुक्त तीनों। औपचारिक, देखिए औपचारिक का मतलब होता है जिसमें स्थान और पाठ्यक्रम दोनों निश्चित होता है। अनौपचारिक का मतलब होता है न तो इसमें स्थान जो है कि निश्चित होता है और ना ही पाठ्यक्रम निश्चित होता है। निरौपचारिक का मतलब होता है ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का एक कड़ी होता है। ठीक है, एक भाग होता है निरौपचारिक में क्या होता है कि समय तो निश्चित नहीं होता है लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो वर्तमान समय में तीनों प्रकार की एजुकेशन जो है कि हमारे
देश में प्रोवाइड की जा रही हैं, पूरे विश्व में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में अनौपचारिक साधन कौन कौन से अनौपचारिक बताएं आपको कि जिसमें स्थान तथा पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। ठीक है, पहला विकल्प दिया परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र तथा टीवी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अनौपचारिक साधन अनौपचारिक शिक्षा के साधनों में से ये सारे आ जाएंगे। परिवार भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है, इधर बौद्ध धर्म भी आ जाता है और समुदाय भी आ जाता है, राज्य, चलचित्र यानी कि टीवी और वीडियो इत्यादि चीज़ें भी जो है कि आ जाती है। इसमें कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं, समाज में कभी भी आप जा सकते हैं, समाज में कुछ भी जो है कि विषय वस्तु है, कुछ भी किसी चीज़ को लेकर के चर्चा की जा सकती है। ये भी जो है कि अनौपचारिक शिक्षा का, ये सारे जो है कि अनौपचारिक शिक्षा के क्या साधन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिया कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा कहते हैं कि वैकल्पिक शिक्षा कहते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं कि सतत शिक्षा कहते हैं। अभी आपको ऊपर बताया जिसमें किसी निश्चित समय की पाठ्यक्रम की विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका हमारा उपयुक्त सब सही हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 दिया है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है। फ्रोबेल का है कि जॉन डीवी का है कि जॉन डाल्टन का है कि सिम्पसन का है। ठीक है, तो जो सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता, लर्न करने के लिए जो फ्रीडम होता है, ठीक है, और कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है, नेसेसरी है, ये किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा है जॉन डीवी का। किसका, जॉन डीवी का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया कि जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसलिए विकल्प हमारा 10 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दिया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को कि 8 जून को। तो विश्व जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर वही पूछ दे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट अथवा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए विश्व शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था, चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, मुंबई में। तो जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार जो है कि चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दिया है कि मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, परिवार का, आर्थिक पक्ष का, भौतिक सुविधाओं का कि विदेशी मित्र का। ठीक है, तो मनुष्य के जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, उसमें विकास के सर्वाधिक किसको महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसको परिवार को, क्योंकि परिवार से ही सब कुछ चीज़ें जो है कि सीखी जाती हैं, ग्रहण की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दिया कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है, किताबों को पढ़ाकर किया जा सकता है कि समझाकर किया जा सकता है कि स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से कि दंड दे करके। ठीक है, राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों के अंदर किसके द्वारा, तो जब बड़े लोग, ठीक है, जब बड़े लोग अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो छोटे लोग भी क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, नहीं कि उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा स विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दिया है कि प्लेटो समर्थक है ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का कि समाज पर आधारित शिक्षा का कि तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो जो प्लेटो था, प्लेटो अरस्तु का क्या था, जो प्लेटो थे ना वो अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, तो उन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया था, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का कि शारीरिक शिक्षा पर कि आधारित शिक्षा, समाज पर आधारित शिक्षा का तर्क पर, तो उन्होंने ज्ञान पर आधारित शिक्षा पर जो है कि समर्थन दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, तो प्रकृतिवाद पर आधारित थी कि आदर्शवाद पर कि समाजवाद पर कि व्यवहारवाद पर, ये सारे वाद हैं। ठीक है, तो वैदिक कालीन जो वैदिक काल होता था वो आदर्शवाद पर जो है कि आधारित एजुकेशन होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दिया है कि मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से और कि माध्यमिक शिक्षा से कि उच्च शिक्षा से। तो जो मदरसा था वो इस्लामिक धर्म में स्कूल हुआ करते थे, ठीक, आज भी हैं मदरसे। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो हायर एजुकेशन है कि उच्च शिक्षा से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछते हैं मकतब का संबंध किससे, तो मकतब का संबंध प्राथमिक शिक्षा से इस्लामिक धर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दिया गया निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं, स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारंपरिक संबंध का सिद्धांत कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत की उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत है, तो उपयुक्त सभी यानी कि स्वतंत्र विचार का सिद्धांत भी है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी की थियरी, ठीक है, और
कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरस्तु का है कि प्लेटो का है कि सुकरात का है कि हर्बर्ट का है? ठीक है, तो हर्बर्ट ने यह बात कही कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का, ठीक है, नैतिक चरित्र का विकास, उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है शिक्षा का कार्य होता है। ये किसने कहा है? तो हर्बर्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए देगा, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती, वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो प्रोफेसर हीगल का विचार है कि प्रोफेसर बागले का विचार है कि रिवलिन का है कि डीवी का? ठीक है, तो रिवलिन ने कहा था कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया अथवा कल्पना नहीं की जा सकती, तो यह रिवलिन ने कहा था यह बात। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दिया कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? किस शिक्षा शास्त्री ने, किस एजुकेशनिस्ट ने जो है कि स्टेटमेंट दिया था कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, ठीक है, उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रूसो ने कहा था? तो रूसो ने कहा था। रूसो एक दार्शनिक जिसे फिलासफर कहते हैं, ठीक है, थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दिया कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? मिल्टन का है कि शेक्सपियर का है कि व्हाइट हेड का है कि एडम्स का है? ठीक है, तो ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ये जो कथन है वो विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है, शेक्सपियर का, इसलिए विकल्प ब हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दिया है, समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना, यह कथन किसका है? रेमंड का है कि रास का है कि जॉन डीवी का है कि प्लेटो का है? तो समाजविहीन का मतलब जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है, ठीक है, कोरी कल्पना मतलब कुछ नहीं जानता है, तो यह बात किसने कही है? वो रेमंड ने कही है कि एक जो है कि समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दिया है कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री था? कह रहा है कि कौन फिलासफर ऐसा था जो प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा सपोर्टर था? टीपी नन था, स्मिथ था कि जॉन डीवी थे कि स्पीयरमैन थे? तो हमारा कौन सही हो जाएगा? टीपी नन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दिया कि यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है, ठीक है, यह कथन किसका है? किस वाद का है? मानवतावाद का है कि प्रयोजनवाद का है कि साधनवाद का है कि यह प्रयोगवाद का है? ठीक है, ये जो कि मानवतावाद का है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दिया कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? ठीक है, किस फिलासफर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फिलासफर ने कहा कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं ले? हम लोग कहते हैं शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं, केवल पर्सन के होते हैं, ठीक है। पहला विकल्प दिया है जॉन डीवी ने कहा था कि पियर्स ने कहा था कि कांट ने कहा था कि हेराक्लिट्स ने कहा था? ठीक है, तो ये जो है कि जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए देगा, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? जॉन डीवी ने, एडम्स ने, जे.एम. रास ने, स्पेंसर ने? तो डुअल पोलर प्रोसेस जो है कि एजुकेशन को किसने कहा है? तो वो एडम्स स्मिथ ने कहा है। और थ्री पोलर प्रोसेस जो है कि किसने किया? जॉन डीवी ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया या फिर त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दिया कि खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक है कि अनौपचारिक है कि निरौपचारिक है कि प्रौढ़ शिक्षा है? तो ओपन यूनिवर्सिटी तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली जो एजुकेशन है वो निरौपचारिक होती है। निरौपचारिक आपको अभी बताएं कि निरौपचारिक का मतलब होता है जिसमें पाठ्यक्रम तो निश्चित होता है लेकिन स्थान निश्चित नहीं होता। जैसे इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार से दिल्ली में आपको जो है कि NIOS चलता है, ठीक है। ये भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि ओपन जो है कि यूनिवर्सिटी हैं और डिस्टेंस एजुकेशन आप उससे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। तो निरौपचारिक का मतलब हो गया कि जिसमें स्थान तो निश्चित नहीं होता और लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दिया कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव को कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, विचार किस दर्शन शास्त्री का है अथवा शिक्षा शास्त्री का है? ठीक है, जॉन डीवी का है कि रास का है कि प्लेटो का है कि हर्लाक का है? तो ये हमारा जॉन डीवी का। जॉन डीवी कहते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा होती है यानी कि किताबी ज्ञान या फिर समय देना स्कूल को, ठीक है, रूल रेगुलेशन इत्यादि चीज़ों से लैस होना, ये सारी चीज़ें जो है कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा जो होती है जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की एक विशेष समाज है, यानी कि जो कि कंटेंट बनकर रह गई है। तो उन्होंने यह बात कही थी, किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु के वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14 वर्ष के, कि 11 से 14 वर्ष के, 10 से 18 वर्ष के, 20 से 35? तो 20 से 35 वर्ष के लोग जो है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से लैस हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है जातिवाद पर कि सांप्रदायिकता पर कि प्रांतीयता पर कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, राष्ट्रीय एकता
राष्ट्रीय एकता किस पर, जातिवाद रहेगा तो भी जो है कि राष्ट्रीय एकता नहीं बनेगी, सांप्रदायिकता की भावना रहेगी तब भी जो है कि, ठीक है, एकता नहीं रहेगी, प्रांतीयता की भावना रहेगी तो ये जो है कि एक हो सकता है, ये प्रांतीयता विकल्प ठीक है, जबकि देखा जाए तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए देगा, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी कि भावना है। राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय भावना है, विरोधी प्रत्यय एक दूसरे से पूरक, समांतर प्रत्यय तथा कोई नहीं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है अथवा भावना है वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं, जातिवाद है कि सांप्रदायिकता है कि प्रांतीयता है कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जातिवाद की भावना, प्रांतीयता की भावना और सांप्रदायिकता की भावना हो, ठीक है, तो हमारे एकीकरण में, राष्ट्रीय एकता में जो है कि बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए देगा, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों के एक जैसे पोशाक बनाना। ठीक है, तो भारतीयों में जो सांस्कृतिक कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको स्वीकार करना, ही क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण है। ठीक है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति सभ्यताएं पाई जाती हैं, उन चीज़ों को स्वीकार अगर कोई कर लेता है, उनका विरोध नहीं करता है, तो हम राष्ट्रीय जो है कि रूप से एक रूप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दिया है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। तो अ दिया है, शिक्षा छात्र को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय एकीकरण के राष्ट्रीय एकता जो सम्मेलन है ना, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है सभी। ये सारे जो हैं, ये सारे जो है कि राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए देखें, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है। राष्ट्र संघ, श्रम संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। ठीक है, आपसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म में पूछ लेगा तो यूनियन, ठीक है, नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये हमारा एस रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए देगा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना। ब दिया है राष्ट्रीय संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्ति को समान समझने के लिए इस भावना का सृजन करना। स दिया है विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों को विकास करना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो सभी विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प ही हमारे जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा 64 का 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए देगा कि अगस्टस काम्टे किस देश के दार्शनिक थे। एक दार्शनिक थे अगस्टस काम्टे, ये किस देश के फिलासफर थे। तो फ्रांस के थे कि जापान के थे कि अमेरिका के थे, भारत के थे। तो ये फ्रांस के जो कि फ्रांसीसी जो है कि फिलासफर थे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दिया कि स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई। जॉन डीवी द्वारा कि हैरिंगटन द्वारा कि अगस्टस काम्टे द्वारा कि डनकन द्वारा। तो जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी थी स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि स्कूल और समाज। ठीक है, फिलासफर कौन थे, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ की घुटना ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है। ठीक है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका जो कि स्कूल यानी विद्यालय होता है, किसका कथन है। विकल्प अ दिया है कंबालियन का कि कमेनियस का कि पेस्टालॉजी का कि फ्रायड का। ठीक है, तो हमारा ब विकल्प सही हो जाएगा, कमेनियस का। क्वेश्चन नंबर 68 दिख दिया है कि नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय की शैक्षिक कार्य नहीं है। ठीक है, आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण। ब दिया है ज्ञान को प्रोन्नति। स दिया है चरित्र परीक्षण। द दिया है परम अहम का विकास।
ठीक है। तो जो परम अहम का विकास है यह नैन्सी कट्टी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, इसलिए हमारा जो विकल्प द है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दिया है कि स्कूल को प्यार का घर ये गलत दिया है, परिवार का घर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परिवार का घर होना चाहिए। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है स्कूल को परिवार का घर? किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है कि अगस्टस कॉम्टे ने, कि जॉर्ज पेने ने, कि आर.जी. कलिंगवुड ने कहा है, ठीक है। तो ये हमारे पेस्टोलॉजी ने स्कूल को परिवार का घर कहा, इसलिए विकल्प हमारा असही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए देगी, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से शब्द है? जो वैल्यू शब्द है उसकी उत्पत्ति वेलियर से हुई है। ये किस शब्द से, किस लैंग्वेज से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है, कि लैटिन से आया है, कि ग्रीक से आया है, कि रशियन से आया है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर है ये हमारा लैटिन शब्द से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, दर्शन शास्त्री के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन की तत्व शैली, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो वैल्यू होता है वह सूक्ष्म एवं सूक्ष्म तत्व होता है, जिसे हम प्योर एंड माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए विकल्प बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, शिक्षा को सलाहकार होना चाहिए। जो शिक्षक होता है उसको सलाहकार एडवाइजर होना चाहिए, किसने कहा है, ठीक है। कह रहा है कि यह कथन दर्शन को किस धारा ने स्वीकार किया है? अस्तित्ववाद ने स्वीकार किया है, कि प्रयोजनवाद ने, कि प्रकृतिवाद ने, कि आदर्शवाद ने, ठीक है। तो ये हमारा स्वीकार किया है प्रयोजनवाद ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 का बस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया है कि प्रकृति से परे या प्रकृति की क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दिया है कि प्रकृति से परे, प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, कथन किसने है? किस दार्शनिक ने कहा था कि प्रकृति से परे था, प्रकृति के अलावा संसार में कुछ नहीं है, कथन किसका है? रूसो का है, कि हाकिंस का है, कि थॉमसन का है, कि प्लेटो का है, ठीक है। तो यह बात हाकिंस ने कही थी कि प्रकृति से परे यानी प्रकृति के अलावा संसार में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दिया है कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, किसका कथन है? जो एजुकेशन है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर का संरक्षण और हैंडलिंग करती है, तो यह बर्नार्ड शॉ का स्टेटमेंट है, इसलिए विकल्प 10 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? धन दौलत है, कि स्वास्थ्य है, कि साक्षरता है, कि अनुशासन? तो आदर्श समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? साक्षरता, ठीक है। जिसे मतलब लिटरेसी, स्वास्थ्य भी नहीं होगा, अनुशासन भी नहीं होगा, साक्षरता होगा, लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दिया है, बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति कौन होता है? तो बच्चे के सामाजिकरण का जो आद्य व्यक्ति होता है शिक्षक है, कि माता है, कि पिता है, कि धर्मोपदेशक है, ठीक है। तो बच्चे के सामाजिकरण का जो आद्य व्यक्ति होता है वह माता होती है, क्योंकि बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है, ठीक है, और माँ से बहुत सारी चीज़ें जो है कि सीखता है, ठीक है। इसलिए विकल्प ब हमारा सही हो जाएगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दिया है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त की सर्वोत्तम विधि है भाषण, प्रश्नोत्तर, ठीक है, स्पष्टीकरण। जब चीज़ें स्पष्टीकरण हो जाएगा तो अंतर्द्वंद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए सही हो जाएगा हमारा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? अर्थ नहीं आता, काम नहीं आता, धर्म नहीं आता, कि सत्य नहीं आता? तो जो सत्य है वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दिया है कि किसने कहा सामाजिकरण व्यक्तिकरण एक प्रक्रिया के दो पहलू हैं? रेमंड ने कहा है, किन्नन ने कहा है, कि रास ने कहा है, कि मैकाइवर ने कहा है, ठीक है। तो सामाजिकरण व्यक्तिकरण का एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह बात किसने कही है? तो मैकाइवर एंड पेज ने कही है, मैकाइवर एंड पेज ने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दिया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसने कहा है?
विद्यालय समाज का लघु रूप है। कथन किसका है? जॉन डीवी का है कि थॉमसन का है कि ओटावे का है कि ब्राउन का है? ठीक है, तो जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय जो है समाज का एक लघु रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दिया कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, शिक्षण विधि में, कि पाठ्यक्रम में, कि अनुशासन में? ठीक है, तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ जो योगदान है वो शिक्षा के शिक्षण विधि में जो है कि ज़्यादा है, इसलिए विकल्प ब हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दिया है कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है सामाजिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, मानव निर्माण की नागरिक दक्षता? तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है मानव निर्माण। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दिया है कि एमिल की रचना किसने की है? क्वेश्चन रिपीटेड है। पेस्टलाजी ने की, प्लेटो ने की, रेसल ने की, रूसो ने? ठीक है, तो एमिल की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी। ठीक है, एमिल की रचना किसने की थी? रूसो ने, इसलिए विकल्प 10 ही हो जाएगा। 84 देखिए दिया है कि मूल्य संकट का मुख्य कारण है भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, स्वास्थ्यपरता? स्वास्थ्यपरता हमारा विकल्प 10 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए जाए कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया 1950 में, 1940 में, 1937, 1948 में। तो 1937 में जो है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, तो विकल्प हमारा बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखी जाएगी प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। पहला करके सीखना, खेलों द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, कि उपयुक्त सभी? तो प्रकृति के करके सीखना विकल्प हमारा असही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 86 का द। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक होता है। इतिहास की, भूगोल की, हस्तकला के उपयुक्त सभी? तो गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए जो है कि हस्तकला क्या है? अनिवार्य होता है हस्तकला, ये सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दिया कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन है कि रूसो है कि जॉन डीवी है कि मारिया मॉन्टेसरी है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जो है कि हमारे जॉन डीवी साहब हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 88 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दिया है समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर प्रदान करने का प्रमुख घटक है। कथन किसका है? एनिस का है कि लुईस क्रिसबर्ग का है कि प्लेटो का है कि रायबर्न का है? इसका लुईस क्रिसबर्ग का है। 90 नंबर देखिए दिए कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43 में कि 43 में कि 45 में कि 49 में? ठीक है, तो इसका जो कि प्रावधान 45 में, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। तो जनसंख्या शिक्षा आवश्यक किस लिए है? पहला विकल्प दिया है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ब दिया सबको रोजगार देने के लिए, स दिया पाठ्यक्रम विषय पढ़ाने के लिए, कि बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए? तो जनसंख्या शिक्षा आवश्यक होती है जीवन स्तर को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो है कि जनसंख्या शिक्षा जरूरी है, आवश्यक होती है, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी कब? 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, कि 20 जनवरी 1980 को, कि 9 सितंबर 1985 को? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो की गई थी वो 16 अप्रैल 1976 को करी गई थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1976 को, इसलिए विकल्प असही हो जाएगा। 93 देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दिया है कि बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस की, कि परिवार की, कि मित्रों की, कि समाज की? ठीक है, तो समाज की जो है कि बहुत बड़ी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प 10 हो जाएगा, समाज की। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कर के सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है?
अस्तित्ववाद का कि प्रयोजनवाद का कि प्रकृतिवाद का कि आदर्शवाद का, तो यह प्रकृतिवाद का, इसलिए स हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यानी कि बिहाइंड द सर्टेन किस वाद ने स्वीकार किया है। ठीक है, अध्यापक का जो स्थान होता है पर्दे के पीछे होता है, प्रकृतिवाद ने कि आदर्शवाद ने कि योग ने कि न्याय ने। ठीक है, तो प्रकृतिवाद ने जो है कि बात कही है कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि आदर्शवाद या सत्य यथार्थ के रूप में किसे स्वीकार करता है, भौतिक संसार को कि आध्यात्मिक संसार को कि आध्यात्मिक एवं भौतिक संसार को, कोई नहीं। ठीक है, इसका विकल्प हमारा अ सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा, आध्यात्मिक संसार को। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दिया है कि आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक रूप सत्य है, ये किसका कथन है। ठीक है, ब्रू बेकर का कि हेंडरसन का कि रास का कि जेम्स का। ठीक है, तो आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वस्थ स्वरूप सत्य है, रास ने कहा यह बात। ठीक है, 99 देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक, अथवा इसको ऐसे क्वेश्चन प्रश्नोत्तर विधि की क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है, प्लेटो की, अरस्तु की, सुकरात की, स्पेंसर की। तो सुकरात ने जो है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक माना जाता है सुकरात को। ठीक है, सुकरात जो है कि जिनका जन्म यूनान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दिया है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है, हीगल का विचार है कि रोजन का विचार है, हार्न का कि जॉनसन का। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व परिवर्तनमान एवं विकासोन्मुख हीगल का विचार है। क्वेश्चन नंबर 101 किसने कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो है, प्रश्नोत्तर की व्याख्या के संबंध विधि के आलोचनात्मक। तो जो है कि प्लेटो जो है कि संबंध विधि के। ठीक है, जो प्लेटो है वो संबंध यानी कि विकल्प स हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए दिया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, किसका कथन है, टैगोर का, अरस्तू का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का। ठीक है, कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने, इसलिए विकल्प स हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 दिया है कि दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, मुक्त अधिगम कि बाहरी अध्ययन कि सहशिक्षा, पत्राचार। तो दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, बाहरी अध्ययन होगा, शिक्षा, मुक्त अधिगम भी होगा, बाहरी अध्ययन भी होगा, पत्राचार शिक्षा भी होगा, जबकि शिक्षा नहीं होगा, इसलिए विकल्प स हमारा सही हो जाएगा। दूरस्थ डिस्टेंस में मतलब स्कूल से जुड़े नहीं होना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दिया है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्य संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है। ठीक है, तो 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के कि 11 वर्ष के। ठीक है, तो 8 वर्ष में जो प्रवज्य संस्कार होता है यह बौद्धकालीन शिक्षा में कि बौद्ध धर्म में किया जाता है, तो 8 वर्ष के बच्चों को जो है कि प्रवज्य संस्कार किया जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दिया है कि मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी। मारिया मॉन्टेसरी जो है कि एक शिक्षा शास्त्री थी, वो भारत में कब आई थी। ठीक, 1909 में आई थी कि 1919 में आई थी कि 1929 में आई थी कि 1939 में आई थी। ठीक है, तो जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो 1939 में भारत आई थी, इसलिए विकल्प द हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दिया है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व कौन, अभिभावकों का। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व कौन है, अभिभावकों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज का, कि शिक्षकों का, कि राष्ट्र का। तो शिक्षकों का, क्योंकि शिक्षक जो है कि जनसंख्या रिलेटेड या पॉपुलेशन इंक्रीजिंग से रिलेटेड चीज़ों को बताता है। 107 नंबर देखिए दिया है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बहुत या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता के उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है उपयुक्त सभी, इसलिए विकल्प द हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए देगा, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने की पहचानने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, कि शिक्षक योजनाबद्ध करने हेतु। ठीक है, तो जो 108 का है वो हमारा द हो जाएगा, शिक्षण को योजनाबद्ध प्लान करेंगे। पाठ योजना प्लानिंग करने से पहले हमें जो है कि एक योजना बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 परिवार द्वारा बालकों को प्राप्त होती है।
जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, की जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो परिवार के द्वारा बालकों को उपयुक्त सभी चीज़ें जो है कि प्राप्त होती है। विकल्प द हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए कि वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी अथवा किस जीवन शैली पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पे आधारित थी कि आदर्शवाद पे कि समाजवाद पे कि व्यवहारवाद पे? तो जो वैदिककालीन शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। 111 नंबर देखिए कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में कि पाठ्यक्रम में कि बालक में? ठीक है, तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? वो शिक्षण विधि में, इसलिए विकल्प अ हमारा सही हो जाएगा। सही उद्देश्य में है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी? राम मूर्ति समिति आई थी 1990 में। ठीक है, विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए आई थी कि बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए आई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे एनईपी बोलते हैं, एनईपी 1986 की समीक्षा हेतु आई थी कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु आई थी? तो जो राम मूर्ति समिति 1990 है वो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, जो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में आई थी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ रिकमेंडेशन किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, कि प्राथमिक शिक्षा से, कि तकनीकी शिक्षा से? तो राधा कृष्णन आयोग की जो रिकमेंडेशन संस्तुतियाँ थी वो हायर एजुकेशन से यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दिया कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कब? 1935 में कि सन 1833 में कि सन 1831 में कि 1854 में? तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में। ठीक है, विकल्प हमारा और सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दिया है कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? जातिवाद है कि प्रांतीयता है कि सांप्रदायिकता है कि उपयुक्त सभी है? राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है कि सभी हैं। प्रांतीयता की भावना, जातिवाद की भावना और सांप्रदायिकता की भावना तीनों रहेगी, तो जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधा आएगी। बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि प्रतिस्पर्धा। तो बाल श्रमिक यानी कि जब बच्चे छोटे पे काम करने लगते हैं तो उसका मुख्य कारण होता है गरीबी होता है, अशिक्षा होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग काम करते हैं। कंपटीशन की भावना के कारण जो है कि लोग बाल श्रम नहीं करते, इसलिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा आपको बताया है कि जिसमें समय और स्थान दोनों निश्चित नहीं होता है और स्वतंत्रता होती है, तो ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी जो है कि सही हो जाएगा, विकल्प द। 118 नंबर देखिए दे कि संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हिंदी जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दिया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया एक इसका कथन है? ठीक है, जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डीवी का, महात्मा गांधी। ठीक है, तो शिक्षा को 3 पोलर प्रोसेस कहा है जॉन डीवी ने, इसलिए विकल्प स हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 दिया है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा होता है न तो शक्तियों का विकास करना, ना ही बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना होता है और ना ही शारीरिक विकास करना। शिक्षा का जो अर्थ होता है वो सीखना और सिखाना होता है। ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ। 121 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, कौन कौन से? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक, श्यामपट। पुस्तकें बालक और अध्यापक। द दिया है बालक, बालिका और अध्यापक। तो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, इसलिए विकल्प हमारा और सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए जाएगी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है? चित्रकला, विज्ञान। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, शिक्षण प्रयुक्त युक्तियाँ की लेखन की कला। तो जो शिक्षण कार्य होता है उसमें इंटरेस्ट की भावना कैसे पैदा की जाती है? शिक्षण में प्रयुक्त जो डिवाइसेस होती हैं उसके द्वारा जो है कि शिक्षण में रुचि पैदा की जा सकती है। 123 नंबर देखिए जाए शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, कथन किसका है? जॉन डीवी का, रूसो का, फ्रोबेल का, मॉन्टेसरी का। तो यह बात किसने कही? यह बात कही है फ्रोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था?
तो इसका विकल्प हमारा जो है कि बहुत सही हो जाएगा। पेड़ों को जन अधिकार के बारे में जागृत करना। 126 नंबर देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में, 1982 में, 86 में कि 1988 में? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कि लागू हुआ था। 127 नंबर देखिए दिया है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एडम्स का है कि जॉन डेवी का? जॉन डेवी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 दिया है कि फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति कौन सी है? किंडरगार्टन है, बाल उद्यान है कि हस्तकला है कि फिल्म प्रोजेक्टर है? तो किंडरगार्टन प्रविधि के जनक जो है फ्रोबेल है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए दिया है कि जनसंचार का यांत्रिक साधन है। तो जनसंचार जिसको बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन का मैकेनिकल सोर्स कौन सा है? टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है कि आपका कंप्यूटर है? तो जनसंचार का यांत्रिक साधन जो कि तीनों है, टेलीविज़न, कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर, तीनों। इसलिए विकल्प 10 हो जाएगा। 130 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए दिया कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास से कि मानसिक विकास से कि सर्वांगीण विकास से कि सामूहिक विकास से? तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सर्वांगीण विकास यानी कि चौमुखी विकास, शारीरिक विकास से भी मानसिक विकास, व्यवहारिक विकास और सामवेगिक और जो है कि सारे चौमुखी विकास से जो है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। यह कथन किसने? यह कथन किसने कहा है? रूसो का है कि एडम्स का है कि नन का है कि रूसो का है कि अरस्तू का है? तो यह बात जो है कि रूसो ने कही थी कि मस्तिष्क जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वह किसके सामने? कोरी स्लेट में। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो जो मदरसे होते थे इस्लाम धर्म में हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, वो फारसी में पढ़ाए जाते थे। 140 नंबर देखिए, वैदिककालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से? तो वैदिककालीन शिक्षा जाहिर सी बात है वेदों से संबंधित, इसलिए बहुत सही हो जाएगा। 141 नंबर किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किंडरगार्टन फ्रोबेल को कहा जाता है। 142 नंबर देखिए दिया कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, स्वामी विवेकानंद के, श्री अरविंद घोष ने? तो अरविंद घोष ने कि पांडिचेरी में शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी। तो 43 नंबर देखिए कि कामेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षा पद्धति को विभाजित किया? मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने कि डाल्टन ने कि रूसो ने? कामेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया जाता है। तो किसने विभाजित किया था? तो मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने जो है कि विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 144 शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। तो उस शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आवश्यक है सुविधाओं का सर्वसुलभता। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए कि नई शिक्षा नीति 1986 समाज के विभिन्न भागों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जाति विकलांगों की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो जो नई शिक्षा नीति है NEP 1986 जो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में आई थी, वो जो कि सभी लोगों के लिए जो है कि सहभागिता हेतु बल दिया गया था, यानी कि SC ST के एजुकेशन के लिए, वुमेन के इक्वलिटी के लिए और ST और जो है कि हैंडीकैप यानी विकलांग लोग जो हैं उनके इनकी शिक्षा के लिए जो है कि यह NEP 1986 आई थी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी जो है कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम अगला जो वीडियो है MCQ इसी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।